हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेकोथेरापेटिक का चैप्टर नंबर 6 और वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। तो इस चैप्टर के अंदर 4-5 टॉपिक्स हैं, उनमें से आज एक टॉपिक हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और वो है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या होती है ये डिसीज़, जिसको हम लोग GERD भी बोलते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। तो सबसे पहले आप इसके जो ये वर्ड्स हैं इस पर ध्यान देंगे तो इस बीमारी को समझना बहुत आसान हो जाएगा, याद करना आपके लिए आसान रहेगा। चाहे आपको याद रहे ना याद रहे, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप खुद अपनी तरफ से डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो गैस्ट्रो का मतलब होता है आपका स्टोमक और एसोफेजियल यानी एसोफेगस से बना है। तो गैस्ट्रो और एसोफेजियल का मतलब ये आपके स्टोमक और आपके एसोफेगस से रिलेटेड है। और रिफ्लक्स का मतलब होता है फ्लो अप या मूव अप, ठीक है। रिफ्लक्स का मतलब होता है कि मूव अप, ऊपर जाना, बैक की तरफ जाना, मूव अप या फ्लो बैक, इस टाइप से मीनिंग है इसकी रिफ्लेक्स की। और डिसीज आप जानते हैं। तो अब देखते हैं कि हम लोग इसके क्या डेफिनेशन है। तो GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज इज ए डिसीज इज ए कंडीशन भी यहाँ पे कर सकते हैं, या इज ए डिसीज इन विच गैस्ट्रिक एसिड मतलब जो स्टोमक के अंदर एसिड होती है हमारी, जैसे कि HCl। तो मूव्स अप क्या होता है इसमें, ये मेन पॉइंट याद रखिएगा, मूव्स अप इनटू द एसोफेगस एंड इरिटेट्स द एसोफेजियल लाइनिंग। तो जो हमारा एसोफेगस होता है, जैसे कि आप यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा स्टोमक है, ठीक, ये हमारा स्टोमक होता है। और उससे ऊपर जो हिस्सा होता है जहाँ से हम लोग खाना खाते हैं, मान लीजिए ये हमारा माउथ है, ठीक। और यहाँ से जो पाइप आता है जिसके थ्रू खाना आता है हमारे स्टोमक के अंदर, तो इस पाइप को हम लोग एसोफेगस बोलते हैं, ये आपको अच्छे से मालूम है। तो जब ये हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टोमक के अंदर जो क्या कहते हैं मतलब मटेरियल्स है, और ख़ास तौर से हम लोग एसिड लेते हैं, यानी जो एसिडिक मटेरियल है, जब ये ऊपर जाने लगता है, समझ में आ रही बात, जब ये ऊपर जाने लगता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। क्या बोलते हैं? तो उसी को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। अब ये क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये जो हमारा स्टोमक वाला हिस्सा है, जब इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तरीके से वॉल्व टाइप का, आपको दिख रहा होगा, एक तरीके से वॉल्व टाइप का रहता है, कुछ है नहीं, ये भी मसल्स ही होते हैं, जिसको हम लोग स्फिंक्टर बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर भी बोलते हैं, या फिर हम लोग LES बोलते हैं इसको। इसका मतलब लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है ये मसल्स, तो ये है हमारा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। तो एक तरीके का मसल्स है, के अंदर एक तरीके से समझिए सेंस होता है, ये रीड करता है, पढ़ लेता है कि कब हमको खुलना है और कब हमको बंद होना है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं, इधर से आता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, तो जब हम लोग खाना खाते हैं और इधर से आता है तो ये खुल जाता है, खाना नीचे आ जाता है। और जब ये खाना नीचे आ जाता है तो फिर ये बंद हो जाता है, इधर से ऊपर नहीं जा पाता है। अगर ये खुल जाए और खाना खा के आप लेट जाएंगे तो सब कुछ मुंह के अंदर आ जाएगा। पानी पी के आप लेटेंगे तो अगर ये खुला रहे तो सब कुछ क्या है, मुंह के अंदर आ जाएगा, बाहर आप उल्टी कर देंगे उसको। तो ये वाला जो आपका स्फिंक्टर है, ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी में अगर दिक्कत आ जाती है, ये स्फिंक्टर दिख रहा है, इसी में अगर दिक्कत आ जाती है तो इसके अंदर जो ये गैस्ट्रिक जूस आपको दिख रहा है, जो एसिड दिख रहा है, ये ऊपर आने लगता है। और इसकी जो ये लाइनिंग है, लाइनिंग मतलब ये जिसने इसको कवर कर रखा, अंदर वाली जो मतलब लेयर है, वो उसको हम लोग लाइनिंग बोलते हैं, और उसको बोलेंगे एसोफेजियल लाइनिंग। तो जब यहाँ से एसिड इधर आता है तो इसमें जलन करने लग जाता है। क्या करता है? उसमें एसिड है, यहाँ पे तो पूरा एक सिस्टम होता है, एक मैकेनिज्म होता है जो मतलब उस एसिड को मतलब क्या कहते हैं, इफेक्ट नहीं करने देता है, जलन नहीं करने देता है, जो कि म्यूकस, जो कि एक तरीके का म्यूकस होता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो जब ये एसिड इधर आता है तो यहाँ पे क्या करता है, जलन करने लग जाता है। कई मरतबा तो यहाँ पे क्या कर देता है, कट लगा देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वुंड कर दिया, सौर बना देता है, तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि जब यहाँ से एसिड, जो भी इसके अंदर एसिड है या जो भी गैस वगैरह है, जब इधर आने लगता है इस रास्ते से खुल के, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। अब ये देखिए कि ये दो हैं, यहाँ पे दिया हेल्दी में क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये बंद है, समझ में आ रही, यहाँ से गैस वगैरह उठ रहे, एसिड जा रहे हैं, निकलना चाह रहे लेकिन निकल नहीं पा रहे, वापस आ जा रहे घूम के इधर।
लेकिन इधर देखिए, ये जब रिफ्लक्स होता है यानी फ्लो बैक होने लगता है तो ये वाला जो एरिया है ना, ये देख रहे हैं आप, स्फिंक्टर जो है ये खुला रह जाता है। ये जब कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके अंदर बीमारी आ जाती है, उसके अंदर सेंसिटिविटी नहीं रह पाती है उसके अंदर, तो फिर क्या है, यहाँ से ये ऊपर निकलना शुरू कर देता है। तो आपको बहुत खट्टी खट्टी सी डकारें आएंगी, मतलब क्या कहते हैं, बदबू टाइप की डकारें आएंगी, जिसमें से आपको मतलब बैड ब्रीथ आएगा। उसमें से चूँकि यहाँ पे तो बहुत सारा रिएक्शन हो रहा है ना, तो उसमें से महक टाइप की, आपको बदबू टाइप की चीज़ें आएंगी। यहाँ पे गले में आपके जलन होने लग जाएगा, उल्टी जैसा होगा, और भी कई सारी दिक्कतें होने लग सकती हैं। हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा गहरा अगर जख्म हो गया तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये सारी दिक्कतें यहाँ से होती हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है ना, ऐसे इधर भी होता है कि इसके स्टोमक के अंदर जो चीज़ें हैं वो इतनी आसानी से मतलब बाहर नहीं जा सकती है। उसका एक टाइमिंग होता है, जब वो अपना काम कर लेता है और उसको लगता है कि हाँ मैं मतलब ये इसका जो काम था यहाँ पे फूड के साथ में जो भी कुछ होना था वो हो चुका है, उसके बाद तब ये ओपन होता है। फिर यहाँ से क्या है, गैस्ट्रिक, फिर यहाँ से जो इसके अंदर मटेरियल है वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है, ये क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वीकनेस ऑफ LES, जो हमारा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, अगर वो क्या हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वो क्या है पूरी तरीके से उस रास्ते को बंद नहीं कर पा रहा है, तो भी ये दिक्कत आ जाएगी। ऐसे ही क्या है, एक रीज़न इसका एक्सेसिव एब्डोमिनल प्रेशर, जो हमारा स्टोमक वाला हिस्सा है उसमें बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर पड़ रहा है तो भाई वो मसल्सी है, मान लीजिए खूब ज़्यादा खा लिया किसी ने और डाइजेशन का प्रोसेस होगा, उसके अंदर गैस वगैरह भी बनेंगी, और मान लीजिए नीचे जा नहीं रहा है वो, उसका एक टाइमिंग होती है, तो फिर क्या होता है, ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो वो खुल जाता है और चीज़ें ऊपर आने की तरफ लगता है, जैसे यहाँ तक आ गया, ऐसा लगता है डकारा आ रही है, ऐसा लगता है एसिड मुंह में आ जाता है कभी इस टाइप का, तो खट्टा खट्टा सा लगता है। तो वो क्यों होता है कि जो हमारा मतलब एब्डोमिनल है, प्रेशर ज़्यादा होता है तब भी ये दिक्कत हो सकती है। जैसे कि एक कंडीशन प्रेगनेंसी है कि जब बच्चा जो है वो बड़ा होने लगता है तो देखेंगे आप बार बार उल्टी जैसी होती है औरतों को, तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि ये एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है। ऐसे कुछ खानों की वजह से भी दिक्कत हो सकती है, जैसे ऐसे कुछ दवाओं की वजह से भी क्या होता है उसमें दिक्कत आ जाती है, जैसे कि एंटी एस्थेमेटिक जो ड्रग्स हैं उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग है उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। ऐसे क्या कहते हैं, एंटी एलर्जिक जो दवाएं हैं उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही एंटी डिप्रेसेंट भी आपने पढ़ रखा है, उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही जो पेन किलर्स दवाएं हैं जो दर्द को ठीक करने के लिए, दर्द के निवारण के लिए जो दवाएं यूज़ होती हैं उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही क्या है, ये दिक्कत हाइटल हर्निया की वजह से भी हो सकता है। अब ये हाइटल हर्निया क्या अभी दिखाता हूँ ऊपर। ऐसे ही मोटापे की वजह से बहुत ज़्यादा पेट में, यहाँ पे स्टोमक वाले हिस्से में, एब्डोमिनल में बहुत ज़्यादा अगर चर्बी जम जाती है तो उसकी वजह से भी क्या है, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ सकता है, तो ये दिक्कत हो सकती है। अब ये हाइटल हर्निया क्या होता है, तो ये देखिए, ये नॉर्मल कंडीशन होता है, ऐसे आपका स्टोमक होता है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये किसी वजह से इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। समझ में आ रही बात, ये देख रहे हैं कैसे ये सिकुड़ गया और ऊपर जाके ऐसे मतलब जहाँ पे आपका स्फिंक्टर था उस वाले एरिया को डिस्टर्ब कर दिया, पूरा सूजन हो गया। तो ये जो हाइटल हर्निया है तो इसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है कि जो मतलब आपका जो वहाँ पे स्फिंक्टर था वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। अब इसके पैथोजेनेसिस क्या है, तो इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। तो एसोफेजियल हाइपर सेंसिटिविटी और अदर रीज़न। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जिसके साथ में बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद फिर क्या होता है, तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम काम करने लगता है, और जब इम्यून सिस्टम काम करता है तो फिर क्या होता है, वहाँ पे मतलब इन्फ्लामेशन वगैरह होने लग जाता है, जिसकी वजह से फिर ये दिक्कत हो सकती है। जब इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ की जो सेंसिटिविटी है वो किसी हद तक कमज़ोर हो जाती है, वहाँ के मसल्स क्या कहते हैं वीक हो जाते हैं, तो फिर जो आपका स्फिंक्टर है वो वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगा, या कोई और रीज़न की वजह से, किसी और दूसरे रीज़न की वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर इन्फ्लामेशन होता है तो फिर क्या होगा, चेंज इन एसोफेजियल सेंसिटिविटी, तो उसकी जो सेंसिटिविटी है, जो उसका सेंस है काम करने का, वो ख़त्म हो जाता है।
फिर उसके बाद जब वो सेंस खत्म हो जाएगा तो समझ लिए वीकनेस हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाता है। या तो फिर क्या, या तो एक रीज़न ये होगा कि वो वीकनेस हो गया, या तो फिर क्या होता है वो रिलैक्स रह जाता है इसी वजह से। तो फिर क्या होता है GERD हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो सब यानी क्या आपको सिम्टम्स दिखेंगे, तो हार्ट बर्न होगा यानी आपके सीने में जलन होगा, या तो फिर क्या हो सकता है चेस्ट पेन हो सकता है, यानी असल ये पेन आपके सीने में नहीं है, असल यहाँ पे एसोफेगस है, तो इस वाले एरिया में होगा। तो यही कहेंगे कि हम लोग चेस्ट में क्या हो रहा है, ये के चेस्ट में पेन हो रहा है, जलन हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, एसिड की वजह से हो रहा है। ऐसे डिफिकल्टी इन सोलोइंग, अगर कोई चीज़ हम लोग निगल रहे हैं तो निगलने में दिक्कत होगी, ऐसे लगेगा दर्द सा होगा। ऐसे ही सेंसेशन ऑफ लंप इन दी थ्रोट, ऐसे लगेगा कि थ्रोट के अंदर कोई मतलब कुछ रखा हुआ है, गांठ सा बन जाता है ना, ऐसा लगेगा कुछ यहाँ पे रखा हुआ है गले के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं लंप। ऐसे ही क्या है, बैड ब्रीथ भी हो सकता है, यानी आपको खट्टी डकारज होती है, इस टाइप का भी आपको फील हो सकता है। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो इसका क्या तो टू अवॉइड फूड्स इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिडिटी, तो जो हमारे गैस्ट्रिक एसिडिटी को जो चीज़ें बढ़ा देती हैं, उस ऐसे खानों से हम लोग क्या करेंगे, परहेज़ करेंगे। यानी जो समझ लिए कि बहुत ज़्यादा जो मतलब हैवी फूड्स होते हैं जो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाते, उससे भी बचना हमको। एंड फूड्स एंड बेवरेजेस कैन रिलैक्स दी LEX, और ऐसे खाने जो मतलब LEX को रिलैक्स कर सकते हैं उससे भी बचना है, जैसे कि चॉकलेट हो गया, ऐसे पेपरमिंट आता है एक तरीके का, मतलब ये सब प्लांट पौधा है समझ लीजिए, जो क्या कहते हैं, आपने देखा होगा सर में लगाने वाले ठंडे तेल आते हैं, जैसे कि राहत रू और इस टाइप के जो तेल आते हैं, तो उसके अंदर भी पेपरमिंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बल्कि जितना भी आप देखेंगे ना सर में लगाने वाले तेल आते हैं जो मतलब बहुत ठंडा करते हैं, ऐसी पाउडर वगैरह जो आते हैं जो ठंडक मतलब फील कराते हैं, तो उसके अंदर पेपरमिंट होता है। ऐसे जो कैफीन है तो इसकी वजह से भी हो सकता है, ऐसे अल्कोहल की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है, LES रिलैक्स हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से हमको क्या करना है, बचना है, या पेशेंट को बचाना है। और क्या करना है, अवॉइडिंग मील्स दैट स्लो डाउन पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, और जो चीज़ें पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को स्लो डाउन कर देती हैं उससे भी बचना है। अब ये पेरिस्टाल्टिक मोमेंट तो आपको समझ में आना चाहिए, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं आप। कमेंट करके बताइए आप में से किसको मालूम है कि पेरिस्टाल्टिक मोमेंट क्या होता है। बहुत कॉमन टर्म है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ और ये यूज़ कई बार आपके सिलेबस में आ भी चुका है। ऐसे क्या है, लिमिटिंग दी फूड्स दैट टेक ए लॉन्ग टाइम इन डाइजेशन, ऐसे ही क्या है, ऐसे खानों को हमको कम करना है जो कि डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। ऐसे ही हैवी मील्स से हमको बचना है, यानी बहुत सारा खाना खा ले रहे हैं, एक तो दिक्कत वैसे ही है, और खूब ज़्यादा खाना खा लेगा कोई उसी में तो भी दिक्कत होगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसे ही क्या है, लिविंग स्मोकिंग, स्मोकिंग को क्या करना है, क्विट करना है, छोड़ना है। ऐसे ही नॉट लेइंग डाउन आफ्टर ईटिंग, और खाने के बाद क्या है, सोना नहीं है, इसलिए कि आपका जो सिस्टम है, इसलिए कि जो मतलब वो क्या कहते हैं स्फिंक्टर है वो वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, तो वो रोक नहीं पाएगा और चीज़ें ऊपर आ जाएंगी। ऐसे ही क्या है, लूजिंग वेट, अगर वेट ज़्यादा हो रहा है, ओबेसिटी बढ़ गई है, उसकी वजह से प्रेशर बन रहा है, दिक्कत हो रही है, तो वेट को भी क्या है, अगर ओवर वेट है तो उसको क्या करना है, कम करना है। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो उसमें कौन सी दवाएं यूज़ की जाएंगी। तो एक दवा आपने पढ़ा होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर भी, क्या कहते हैं, एंटासिड्स। एंटासिड तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो एंटासिड क्या होते हैं, तो जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जो हमारे स्टोमक के अंदर एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एंटासिड। तो ये लोग बेसिक नेचर के, तो एंटासिड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। इसका एग्जांपल जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो कई सारे हैं। तो ये एंटासिड है, तो इसका भी यूज़ किया जाता है। ऐसे ही क्या है, H2 ब्लॉकर, जो एक तरीके का हिस्टामिन ब्लॉकर होता है, जैसे कि सिमेटिडीन आ गया। ऐसे क्या है, रेंटिडीन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, जिसके जो जेंटेक के नाम से बिकता है। ऐसे क्या है, निजाटिडीन, फेमोटिडीन, तो ये सब क्या है, मतलब H2 ब्लॉकर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मतलब एसिड के सिक्रेशन को रोकते हैं, जो गैस्ट्रिक एसिड है उसके सेक्रेशन को रोकते हैं। ऐसे ये भी जो PPI है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, क्या है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जैसे कि ओमिप्राजोल, खूब दवाएं ये दी जाती हैं, सोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल, ऐसे ही क्या, पेंटोप्राजोल। तो ये कुछ दवाएं हैं जो जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो दोनों दवाएं हैं
ये क्या करते हैं, जो एसिड का सिक्रेशन है उसको रोकते हैं ये दोनों दवाएं। इतना आप याद रखिए, इससे ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही क्या है, बेक्लोफेन, तो ये क्या करता है, तो ये रिलैक्सेशन को रोकता है, जो कि एक कारण बन रहा था GERD का, तो उसको ये क्या करता है, जो रिलैक्सेशन है उसको कम करता है बेक्लोफेन। तो ये भी यूज़ किया जाता है, अगर रिलैक्सेशन की वजह से दिक्कत आ रही है तो बेक्लोफेन वहाँ पे दिया जाता है। तो ये जो आपका टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फाइनेंशियली हमको सपोर्ट करिए, ताकि हम और एनर्जी के साथ और करेज के साथ काम कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।